खुदा यीशु मसीह में आप सबके सलामती हो जी। आज हम अपना आज का सबक शुरू करते हैं। आज हमारा जो अगला हिस्सा है ग्रीक रीडिंग का, यानी जो यूनानी के असूल हैं पढ़ाई के, उसके बारे में है। मेरा नाम प्रोफेसर ज़करिया कमर है। तो हम शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। आज के सबक में हम ज़ेली इयोटा यानी इयोटा सबस्क्रिप्ट पढ़ेंगे। सांस या हे की आवाज भी कह सकते हैं, स्पिरिटुस ब्रीदिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम अपना नाम लिखना, हिज्जे, लहजे और रमूज औकाफ मश्क करेंगे, और साथ हम दुआए रबानी भी आज इसमें सीखेंगे। आज के सबक में सबसे पहले है ज़ेली इयोटा। जिस तरह हमने योटा के बारे में पढ़ा था कि योटा एक लेटर है, एक हमारा जो है हरूफ में एक स्मॉल वॉल भी है, शॉर्ट वॉल भी है, लॉन्ग में भी आता है। यूनानी में जो लंबे हरूफ के बाद योटा अपनी पूरी आवाज नहीं देता था, पूरी आवाज, यानी कि जो लॉन्ग वॉल सब आते थे यूनानी में, तो उसके बाद योटा को हम प्रोनाउंस नहीं करते थे, चाहे वो लॉन्ग वॉल हो या चाहे वो दोरिस होती है, डिफथॉन्ग्स हो। तो उनके बाद अक्सर, बल्कि हमेशा यूं कह ले कि जो हमारा योटा था, इसकी साउंड नहीं आती थी, साउंड को वो प्रोनाउंस नहीं करते थे। जो एंशिएंट ग्रीक थे वो प्रोनाउंस नहीं करते थे। तो इस किस्म के डिफथॉन्ग को जब ऐसा हुआ, जब एक वॉल और फिर योटा आ गया, तो हम उसको भी डिफथॉन्ग कहते हैं। हम डिफथॉन्ग की पहले डेफिनेशन पढ़ी थी कि डिफथॉन्ग बेसिकली क्या होते हैं, दो साउंड्स जब मिलती हैं, और उसमें शर्त ये थी कि दो जो हमारे वॉल्स हैं जो बाद में आएंगे, उसमें योटा और उपस्लोन का होना जरूरी है। तो योटा जब आएगा तो डिफथॉन्ग बनेगा, लेकिन ये एक ऐसा डिफथॉन्ग जिसको इम्प्रॉपर डिफथॉन्ग कहा गया है। ये गैर मुनासिब है, या ये एक बेजा दोहरा सोतिया है, इम्प्रॉपर डिफथॉन्ग्स है। और ये लाइन के इसको नीचे हम लिखते थे, ये इयोटा सब स्क्रिप्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। जिस तरह हम सुपर स्क्रिप्ट लिखते हैं, कोई चीज किसी हरफ के ऊपर लिखी जाती है ना, जिस तरह मैथमेटिक्स में आप x पावर 2 लिखते हैं, x के ऊपर 2 लिखते हैं कि x की पावर 2 है। तो ऐसे ही ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई लेटर जो कि किसी और लेटर के नीचे लिखा जाए। जिस तरह आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें H2O लिखते हैं, फार्मूला पानी का, तो H के नीचे जो 2 लिखा होता है वो होता है सब स्क्रिप्ट, जो चीज नीचे लिखी जाए। तो ये वो योटा है जो कि किसी लंबे वॉल के नीचे लिखा जाता है, उसको हम बोलते हैं योटा सब स्क्रिप्ट या ज़ेली योटा। मगर जो जली हरूफ थे हमारे, ये जली खत थी, जिसको हम कैपिटल लेटर्स बोलते हैं। शुरू शुरू में जो कोयने थी या ग्रीक थी, वो सारी कैपिटल लेटर थी। स्मॉल लेटर्स जो थे ये बहुत देर बाद में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। अगर मैं आखिर में आपको दिखाऊंगा जो मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो लिखी गई थी ग्रीक, वो सारी अपर स्क्रिप्ट थी, सारे कैपिटल लेटर थे। तो उन कैपिटल लेटर्स के दौर में योटा को हम लिखते थे। यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास एक वी हैव दिस, मेरे पास एक, ये देखें, ये एक एडस्क्रिप्ट है, टो एटा इयोटा। अब एटा हम जानते हैं कि एटा एक लॉन्ग वॉल है, लॉन्ग वॉल के बाद यहाँ योटा आया हुआ है, लिखने में आया है। इस तरह ओमेगा के बाद भी येलो में देखे योटा है, और एटा के बाद फिर है। अब जब इसको हमने कन्वर्ट किया स्मॉल स्क्रिप्ट में, यानी जब हमने छोटे लेटर इस्तेमाल करने शुरू किए, तो आप ये देखें कि योटा के नीचे ये एक लाइन सी आ गई है, ये वाली, ठीक है। तो योटा लिखने में खत्म हो गया। स्मॉल यानी स्मॉल लेटर्स में जब छोटे हरूफ का दौर आया, तब ये योटा जो लंबे वॉल्स के बाद आता था,
इसे खत्म कर दिया गया क्योंकि इसकी आवाज कोई नहीं थी। ये सिर्फ लिखा जाता था पर इसकी साउंड इसकी नहीं होती थी। इसको हम नीचे लिखा करते थे। यहाँ देखिए ओमेगा के नीचे आ गया, यहाँ पर ओमेगा के बाद आया हुआ है, लेकिन इसको हम पढ़ते नहीं थे। हम बोलते इसको टे ओ डे, टे ओ डे। यहाँ पर देखें जिसका टू द सॉन्ग्स का मतलब होता है, और यहाँ पर ओमेगा के बाद योटा लिखने में बस आ रहा है कैपिटल्स में, लेकिन पढ़ने में नहीं आ रहा, और ये नीचे आ गया। तो इस योटा को हम जेली योटा बोलते हैं, यानी योटा सबस्क्रिप्ट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जेली योटा का फंक्शन क्या है। ये फंक्शन हम पढ़ेंगे बाद में कि ये हम क्यों लिखते हैं, आज भी क्यों लिखे जा रहे हैं। ये हमारे पास अल्फा, एटा और ओमेगा हमने पढ़ा था। ये तीन में से जो अल्फा है ये स्मॉल भी है और लॉन्ग भी है। एटा लॉन्ग वॉल है, ओमेगा लॉन्ग वॉल है। तो लॉन्ग वॉल्स के बाद जो जब योटा आएगा तो वो योटा जो है वो लिखा जो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। अल्फा के नीचे और एटा के नीचे ये ऐसे हम लिखेंगे। अब जब आप न्यू टेस्टामेंट या ओल्ड टेस्टामेंट ग्रीक में पढ़ेंगे, जो कोयने ग्रीक में है, तो आपको ऐसा नजर आएगा कि अल्फा के नीचे भी आप देख रहे हैं येलो कलर में एक सिंबल है, इस तरह एटा के नीचे भी है और ओमेगा के नीचे भी है। ये इयोटा ही है, इसको हम बोलते हैं इयोटा सबस्क्रिप्ट। इसको अच्छी तरह पढ़ लें। इसकी साउंड कोई नहीं है, कोई इसकी आवाज नहीं है, लेकिन इसका फंक्शन है ग्रामर में। जब हम ग्रीक ग्रामर पढ़ेंगे तब इसका बहुत बड़ा फंक्शन होगा जो हम आगे जाके सीखेंगे। तो ये से बोलता है इयोटा सबस्क्रिप्ट। हम बोलेंगे अल्फा सबस्क्रिप्ट, एटा सबस्क्रिप्ट और ओमेगा सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सांस, ब्रीदिंग के बारे में, स्पिरिटुस। यानी कोयने ग्रीक में, कोयने यूनानी में हे की आवाज के लिए कोई हरफ नहीं था, कोई लेटर ऐसा नहीं था जो एच की आवाज को, ब्रीदिंग को, एस्पायरेट को शो करे। अलबत्ता कदीम यूनानी में हेता नामी एक लेटर था। ये आप देख नीचे एक सिंबल मैंने लिखा है, रेड कलर में है। ये एक लेटर क्लासिकल ग्रीक में चला करता था, उसको हम हेता बोलते हैं। हेता एता की एक शक्ल थी, कदीम शक्ल थी, और ये उस कदीम यूनानी में क्लासिकल एज में इसकी जो साउंड थी वो ब्रीदिंग साउंड थी, एज की साउंड थी। लेकिन बाद के अदवार में ये जो लेटर खत्म हो गया, इसी तरह एज की जो रिटन फॉर्म थी खत्म हो गई। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि एच वाले लफ्ज ग्रीक से खत्म हो गए। ग्रीक में एच वाले अल्फाज मौजूद थे, लेकिन हुआ ये कि एच साउंड का कोई लेटर नहीं था, कोई हरफ नहीं था। तो उसके लिए फिर बाद के ग्रामेरियन से लिंग्विस्ट लोगों ने जो इसके लैंग्वेज के माहिरीन थे, जब उन्होंने देखा कि जो दूसरी अक़वाम हैं, जो नॉन नेटिव्स हैं, जो ग्रीक वर्ड नहीं है, वो कहीं गलती ना करें, तो फिर उन्होंने सिंबल्स लगाए। जिस तरह के मैसोरेटस के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने इब्रानी के और बहुत सी ज़बानों के जो ईस्टर्न लैंग्वेज थी उनको पढ़ाई के लिए उन्होंने सिंबल इजाद किए थे। अदरवाइज वो जुबानें कोई नहीं पढ़ सकता। आज भी हिब्रू पढ़ लें, अरेबिक पढ़ लें, अगर जबर ज़ेर के बगैर तो हमें पढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। जो नेटिव लोग होते हैं जिनकी जुबानें हैं वो तो शायद पढ़ लें, लेकिन जो नॉन नेटिव होते हैं, जो उस जबान के लोग नहीं होते, वो उनको नहीं पढ़ पाते। तो ऐसी ऐसी तरह इसी तरह जब हुआ, जब ग्रीक लैंग्वेज का दौर आगे बढ़ा, ग्रीक आगे बढ़ी है और मुख्तलिफ इसमें काम किए गए हैं, तो एज की साउंड को शो करने के लिए कुछ सिंबल जो थे वो फिर इजाद किए गए, वो सिंबल लगाए गए। उसमें जो ब्रीदिंग साइन थे, जब यूनानी जुबान में इजाफी निशानात लगाए गए, तो इस एच के लिए, हे की आवाज के लिए एक निशान, ये देखें मैंने यहाँ बनाया हुआ निशान, ये निशान इस्तेमाल किया गया। इसे सख्त सांस या हार्ड ब्रीदिंग या स्पिरिटुस एस्पर बोलते हैं। लैटिन वर्ड है स्पिरिटुस एस्पर या हार्ड ब्रीदिंग, या उर्दू में हमने इसको तर्जुमा किया सख्त सांस। सांस का मतलब है कि ये हे की आवाज देगा। जब भी कोई ग्रीक में लफ्ज हे से शुरू होंगे तो वहां पर आपको ये सिंबल, आज के जो मॉडर्न टेक्स्ट हमारे पास है उस पर आपको ये सिंबल वहां पर नजर आएगा। और इसके बाद एक और
सिंबल इजाद किया गया जो इसके मुकाबले में था, वो था सॉफ्ट ब्रीदिंग के नाम से, कि जो इसके उलट है, उनका कोई फंक्शन नहीं है। वो मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ कि और सिंबल भी इजाद इसमें बनाए गए। इसमें ये देखें, इसके मुकाबले में एक और जो है एक सांस, एक सिंबल जो अभी आप देख रहे हैं, ये सिंबल यहाँ पर है, ये इस्तेमाल किया गया। ये भी वॉल्स के ऊपर आता था, इसको हम सॉफ्ट ब्रीदिंग कहते हैं, ये स्पिरिटुस लैनिस बोलते हैं। स्पिरिटुस लैनिस यानी कि सॉफ्ट ब्रीदिंग है। ये एज की आवाज का उलट है, यानी आवाज या एज की नहीं होती, ये सिर्फ एक गैर हाजिरी है, खाना पूरी है। जिस तरह हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं सेट होता है, ठीक है जी, हम कहते हैं एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, तो खाली सेट कुछ भी नहीं होता। जिस तरह एक जीरो है, ठीक है, नंबर जहाँ नथिंग, ये नथिंग उसको शो करता है। बस इसका लॉजिक ये है कि ये हार्ड ब्रीदिंग के मुकाबले में बनाया गया, ताकि जहां कहीं एज की साउंड नहीं है वहां वॉल्स को छोड़ दिया करते थे, तो कहीं गलती ना हो जाए, तो फिर गलती को खत्म करने के लिए ये निशान लगाते थे। इसका मतलब है कि यहाँ पे एज की साउंड नहीं है, इसको जस्ट आपने वॉल को ही प्रेजेंट करना है, तो गलती ना हो, इसलिए इस सिंबल को बनाया गया। उसके मुकाबले में जो हार्ड ब्रीथिंग थी उसके मुकाबले में इस सिंबल को इस्तेमाल किया गया। तो यूनानी पढ़ते लिखते वक्त अब ये असूल हमारे सामने है कि जब भी आप ग्रीक लिखेंगे या पढ़ेंगे, एग्जाम में भी जब आप पढ़ेंगे या आपको आएगा, तो आपने ख्याल करना है कि अगर ये सिंबल्स हैं तो उनको ख्याल करें। अगर मैं आपको जुमला देता हूँ 6 सेमेस्टर वालों को, 8 सेमेस्टर वालों को, ग्रीक आपको लिखने के लिए भी आगे सेंटेंस मेकिंग भी आएगी, तो आपने ख्याल करना है कि जिन लफ्जों के शुरू में एच की साउंड है वहां आपने हार्ड ब्रीदिंग देनी है, और जहां पर एच की साउंड नहीं है वहां पर सॉफ्ट ब्रीदिंग देनी है। और ब्रीदिंग हमेशा वॉल के ऊपर होती है, डिफथोंग के ऊपर होती है। यूनानी पढ़ते या लिखते वक्त यह असूल बनाया गया कि हर लफ्ज जो किसी वॉल या डिफथोंग से शुरू हो, उस पर इन दोनों निशानों में से एक का आना लाजिम है। जो लफ्ज भी किसी वॉल से या डिफथोंग से शुरू होगा, उन पर ये ब्रीदिंग लाजमन आएंगी, चाहे वो शॉर्ट ब्रीदिंग हो चाहे वो हार्ड ब्रीदिंग हो, वो लाज भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो पास ब्रीदिंग्स जो है हमेशा हरफ इल्लत या दौरे सोतिया पर होगी जब वो शुरू में आएंगे। तो ये हमारा ये कानून है कि जब कोई लफ्ज जो है वो शुरू में आएगा, जब कोई लफ्ज वॉल से या डिफथोंग से शुरू होगा, उस पर ब्रीदिंग लाजमी होगी। तो ये बड़ा मेन पॉइंट है कि ब्रीदिंग जो है हमेशा हुरूफ इल्लत पे होती है, और वो भी कब, जब वो शुरू में आए या डिफथोंग्स आए, तो उन पर ये लाजमी ब्रीदिंग का साइन होगा। ये हमारा साइन जो मैंने बड़ा करके आपको दिखाया, ये हमारा हार्ड ब्रीदिंग का ये निशान है कि स्पिरिटुस एस्पर है, हार्ड ब्रीदिंग है, सख्त सांस है। इस निशान की आवाज एज की आवाज है, और ये एज हरफ इल्लत पर पहले पढ़ा जाएगा। जब ये किसी वॉल के ऊपर लिखा होगा तो आपने इसको पहले पढ़ना है। मसलन अगर अल्फा के ऊपर ये आया हुआ है तो उसको आप हाँ पढ़ेंगे, एज को पहले और अल्फा को बाद में आप पढ़ेंगे। तो ये असूलों को याद रखिए, एग्जाम में इस किस्म के छोटे सवाल जो है वो आपको लाजमन आएंगे, तो इसलिए आपने जरूर इन चीजों को अपने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट इज, ये हमारा है, इसको हम बोलते हैं मुलायम या स्पिरिटुस लैनिस। सॉफ्ट ब्रीदिंग है, इसका आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुलायम सांस की कोई आवाज नहीं, और ये सिर्फ सख्त सांस के उलट है, मगर इसका भी लिखना जरूर है। लिखने में जरूर ये आएगी, ये नहीं कि आप इसको मिस कर दे, इसको लिखना, अगर आप नहीं लिखेंगे तो गलती तस्लीम होगी। नेक्स्ट है हमारे पास सख्त सांस वाला हरफ सही। अभी हमने अभी जो सीखा है वो ये कानून सीखा है कि जो वॉल्स होंगे शुरू में आएंगे उन पर ब्रीदिंग होती है। ब्रीदिंग हमेशा वॉल्स पर डिफथोंग पे होती है, लेकिन एक लेटर ऐसा हमारे पास है यूनानी का, यानी रो, उसका नाम रो है, आर जो कहते हैं। जब ये रो शुरू में आता है लफ्ज की, उसके ऊपर भी हार्ड ब्रीदिंग लाजमी आती है। यूनानी का जो हरफ रो है, जब ये रो किसी लफ्ज के शुरू में आता है, उस पर हार्ड ब्रीदिंग यानी एच वाली जो ब्रीदिंग है वो आएगी, लेकिन इसको आर के या रे के बाद प्रोनाउंस करना, ये मेन पॉइंट है। आप देखिए, आपको सामने एग्जांपल है हमारे पास कि यहाँ अल्फा के ऊपर हार्ड ब्रीदिंग है, हम पढ़ेंगे इसको हा, हे अलफ हा, एच ए हा। लेकिन जब रो पे ब्रीदिंग आई तो अब ये एच आर के बाद आ गया, बाद में पढ़ेंगे रह। आपने देखा होगा हमारे इंग्लिश में बहुत से लफ्ज हैं जो कि आर एच से बनते हैं। रोम्बस है, विक्टोरिक है, रोम्बस है, ठीक है, और राइनो है।
आपने देखा वो सब स्पेलिंग RH से बनते हैं, RHOMB, रोम्बस, रिटोरिक, रिदम। जितने वर्ड आपको ग्रीक में इंग्लिश में मिलेंगे RH से बनते हैं, वो ग्रीक वर्ड होते हैं। वो जो RH है वो ब्रीदिंग है बेसिकली, जो R के ऊपर हार्ड ब्रीदिंग आई है हमारी। जब हम डिफ्थोंग पर लिखते हैं ब्रीदिंग को, जब डिफ्थोंग पे आती है तो ब्रीदिंग जो होती है ये दूसरे सेकंड वॉल पे लिखी जाती है, लेकिन पढ़ेंगे इसको हम पहले। आप देखें यहाँ पर अल्फा आयोटा हमारा एक डिफ्थोंग है। अगर इसके ऊपर ब्रीदिंग ना हो तो ये होगा आई, आई साउंड होगा। लेकिन अब चूंकि इस पे ब्रीदिंग आ गई, ये हार्ड ब्रीदिंग आ गई है, इसे पढ़ेंगे हाई, एच पहले आएगा, अल्फा यूटा। तो ब्रीदिंग आएगी तो सेकंड वॉल पर, लेकिन पढ़ी जाएगी शुरू में। ये हमारा ब्रीदिंग का रूल है कि ब्रीदिंग हमेशा शुरू में ही आती है, शुरू में ही पढ़ी जाती है, स्वाय रो के। जब रो आएगा तो आर के बाद पढ़ी जाएगी, लेकिन बाकी लेटर्स जो भी होंगे, वर्ड होंगे, शुरू में पढ़ी जाएगी। तो ये अल्फा अयोटा पर हार्ड ब्रीदिंग है। हम इसे बोलेंगे हाई या इल्फा, हमजा बढ़िए हाई। अब आप नाम लिखने की कोशिश करें, मतलब सारा लफ्ज है, देखें, सिग्मा अल्फा रो अल्फा सारा, सलीम, सिग्मा अल्फा लेमडा योटा मू सलीम, इमानुएल नाम है। ये देखें, ये हमारे एक्चुअल स्पेलिंग है इमानुएल के। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एपिस्लॉन आ गया शुरू में, कैपिटल है क्योंकि नाम है, याद रखिएगा। ग्रीक में कैपिटल लेटर सिर्फ नामों के लिए, प्रॉपर नाउन्स के लिए आते होते हैं और कहीं नहीं आते। जहां की प्रॉपर नाउन होगा या कोई ऐसा लफ्ज जिसको राइटर ने बड़ी इंपॉर्टेंस दी है, उसको शो करने के लिए जो आज के मॉडर्न एडिटर्स हैं, जो ग्रीक टेक्स्ट को जो एडिट करते हैं, ठीक करते हैं, या उसको हम कंपोज करते हैं, तो वहां देखा जाता है कि कोई वर्ड जो है कहाँ कैपिटल लेटर देना है। कैपिटल लेटर हमारे इंग्लिश में तो रूल ये होता है ना कि जब कोई लफ्ज शुरू होगा, जुमला शुरू होगा, सेंटेंस शुरू होगा, तो उसके शुरू में कैपिटल लेटर आएगा, ठीक है, या किसी प्रॉपर नाउन। लेकिन ग्रीक में ऐसा कोई रूल नहीं, ग्रीक में सिर्फ एक ही रूल है कि जब कोई प्रॉपर नाउन होगा तो उस पर वहां कैपिटल लेटर आएगा। इमैनुअल जो है बेसिकली कैपिटल एक नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए हमने ई जो एप्सिलॉन है कैपिटल लिखा हुआ है, और उस पर एक सॉफ्ट ब्रीदिंग है। सॉफ्ट ब्रीदिंग का मानिए इसको हम पढ़ेंगे नहीं, जैसे ये खाना पूरी है, देयर इज नो साउंड ऑफ दिस। इसी तरह हमारे पास एक और लफ्ज है नूर। देखिए, नूर के बाद ओमिक्रॉन उपस्लोन, ये हमारा डिफ्थोंग है, ये ऊ की साउंड निकालता है। अगर आपको याद होगा तो ये ऊ की साउंड देता है, नूर। इसी तरह कामरान, कैपा अल्फा मू रो अल्फा नू, कामरान। इस तरह देखें, इमरान, आप देख रहे हैं यहाँ पर योटा के ऊपर भी सॉफ्ट ब्रीदिंग है, कैपिटल है, मू रो अल्फा नू इमरान। पाकिस्तान, देखें, पहला कैपिटल लेटर है पी, अल्फा, कैपा, एयोटा, सिग्मा, टॉ, अल्फा एंड नू, पाकिस्तान। इंग्लैंड, आप देखें यहाँ पे योटा कैपिटल आ गया, उसके ऊपर शॉर्ट ब्रीदिंग लाजमी आनी है। और डबल गामा हमने पढ़ा था, जब गामा गामा इकट्ठे आएंगे तो इंग की आवाज निकालेंगे, तो इंग्लैंड, इंग्लैंड। हिजे सिलेबस, हमारे पास 3 हिज्जे होते हैं जी, ग्रीक में स्पेशली, बाकी जबानों में भी हैं। हिज्जे क्या होते हैं हम सब जानते हैं, जब आप, जहाँ सांस आपकी टूटती है, ब्रेक करती है, जब लफ्ज आप प्रोनाउंस करते हैं, तो बात जो छोटे लफ्ज होते हैं वो एक हिज्जे में आते हैं। मिसाल के तौर पर इंग्लिश में लफ्ज है फॉल, ठीक है जी। जब कहते हैं जी फॉल, फॉल का मतलब गिरना, वो ये एक हिज्जा है। हम बोलते हैं फॉलिंग, फॉलिंग, दे आर 2 syllables। तो सिलेबस बेसिकली क्या होता है, दीज आर बेसिकली ये सारे जो जहां आपकी सांस जो है वो ब्रेक करती है, हम उसको कहते हैं हिज्जे हैं, सिलेबल्स हैं। तो 3 हिज्जे होते हैं। अल्टीमा, ये सबसे आखिरी वाले को अल्टीमा कहते हैं, अल्टीमा। उसके बाद पेनल्ट, पेनल्ट आखिरी से पिछला वाला, आखिरी से दूसरा हिज्जे। हमारे ग्रीक में 3 हिज्जे होते हैं, अल्टीमा,
आखिरी वाले हिज्जे को अल्टीमा का, ये लैटिन टर्म्स है क्योंकि मोस्टली जो ग्रामर है हमारे पास लैटिन से होती हुई फिर बाकी जबानों से हम तक पहुंची हैं। तो बहुत सी टर्मिनोलॉजी जो है वो हमारे पास वो लातीनी की चलती आ रही है। आज भी जो ग्रामर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो तमाम जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो लैटिन है। तो अल्टीमा, अल्टीमा आखिरी वाला हिज्जा, पेनल्थ या पेनल्ट आखिरी से पिछला वाला, और तीसरा होता है एंटेपेनल्ट, यानी उससे भी पिछले वाला, आखिरी से तीसरा वाला। मैं अभी आपको उसकी एग्जांपल देता हूं। ये हमारे पास है लफ्ज, हमारे पास है लाम बानो मैन, लैम्डा अल्फा मू लाम, बेटा अल्फा बा, नू ओमेगा नो, और मैन मू एप्सिलॉन नू। तो ये देखें, ये आखिरी वाला अल्टीमा है जो रेड कलर में, ये आखिरी हिस्सा है, आखिरी है हिजा, आखिर स्टार्ट करना आपने, आखिरी वाला जो है वो अल्टीमा है, आखिरी से पिछला वाला पेनल्ट है, और उससे पिछला वाला एंटी पेनल्ट है। जरा गौर कीजिएगा, आखिरी वाला अल्टीमा, आखिरी से पिछला वाला पेनल्ट, और उससे पिछला वाला एंटी पेनल्ट। ये इसलिए आपको बताया कि आगे एक्सेंट्स हमने इन पे लगाने हैं। अभी फिलहाल ये आप उसको पढ़ लें, जान लें, भी जरूरी है, ग्रीक का हिस्सा है। लेकिन ये असल में पोएट्री के लिए हम लोग इसको ज्यादा मानते हैं, क्योंकि पोएट्री में साउंड इफेक्ट होते हैं और कहाँ पे जोर है कहाँ पे जोर नहीं है, इन बातों को देखा जाता है। लहजे यानी एक्सेंट्स, हमारे पास तीन लहजे हैं जी, हमारे पास तीन एक्सेंट है। पहला वाला एक्यूट कहलाता है, ये उन्हीं हिज्जों को स्ट्रेस देने के लिए कि किस हिज्जे पर जोर है। और ये एक्यूट जो है ये आखिरी तीनों में से अल्टीमा, पिनल्ट, एंटेपिनल्ट किसी पर भी आ सकता है, आखिरी तीन में से किसी पर भी आ सकता है। इसे बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स, सर्कमफ्लेक्स। ये इसकी दो शक्लें हैं, एक देखें येलो में है, एक व्हाइट में है। ये दोनों आजकल के टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रही हैं। तो इसे सर्कमफ्लेक्स कहते हैं। ये आखिरी दो में से किसी एक पर आ सकता है, यानी ये अल्टीमा पर और पेनल्ट पर लाजमी किसी एक पे आते हैं। ठीक है, और इसकी साउंड उतार चढ़ाव की है। आप देखें यहाँ पर ये एक वेरिएशन आ रही है इसके सिंबल में, ऊपर से नीचे आ रहा है कि राइज एंड फॉल को शो कर रहा है। तो ये सारी बातें जो साउंड इफेक्ट के लिए जो थी वो की जाती थी पोइट्री में। आपको पता है पोइट्री हो, सॉन्ग्स हो, वहां पर साउंड इफेक्ट होते हैं कि कहाँ से ऊपर कहाँ से नीचे आना। तो शायर लोग जो थे जब वो लिखते थे पोइट्री, तो वो लफ्जों में, उनके हिज्जों में उनके ऊपर उतार चढ़ाव हुआ करता था। तो उसको बताने के लिए फिर ये सिंबल इजाद किए गए, बनाए गए, ताकि जो लोग पोइट्री पढ़े तो उनको पोइट्री पढ़ने का मजा भी आए। तो ये उतार चढ़ाव का एक हमारे पास लहजा है, सर्कमफ्लेक्स के नाम से है। आखिरी ये ग्रेव से कहते हैं, ये सिर्फ आखिरी पे होता है, ये जब भी होगा ये आखिरी वाले सिलेबल पे होगा, इसका कोई असर नहीं होता। ये ग्रेव है, इसकी कोई साउंड इफेक्ट नहीं है। ये भी एक खाना पूरी है, जिस तरह के सॉफ्ट ब्रीदिंग एक खाना पूरी है, ये भी खाना पूरी है। ये हर चीज का एक ऑपोजिट जरूर होता है। तो ये हमारी एक्यूट का ऑपोजिट है, इसका नाम ग्रेव है। इसका मतलब है कि इसका कोई असर खास नहीं है। अब वही लफ्ज मैं लूंगा सारे, आप देखें लैम्बानोमेन पर जो एक्यूट है वो देखें वो कहाँ कहाँ आ रहे हैं। एक्यूट अल्टीमा पे आ रहा है, एक्यूट पेनल्ट पे है, एक्यूट एंटी पेनल्ट पे है, सर्कमफ्लेक्स अल्टीमा पे भी है, सर्कमफ्लेक्स पेनल्ट पर भी है। लेकिन जो ग्रेव है वो सिर्फ आखिर पे होता है, और ग्रेव कहीं नहीं होता। तो ये हमारी टोटल जो है हमारी समरी है इस पूरी जो है एक्सेंट्स के बारे में, और कहाँ कहाँ आते हैं कि एक्यूट तीनों पे आ सकता है, सर्कमफ्लेक्स दो पे आ सकता है, और जो ग्रेव है वो सिर्फ आखिरी पे होगा। रिमूव काफ पंक्चुएशन मार्क्स है हमारे जनाब। फुल स्टॉप वही है जो हमारे इंग्लिश का फुल स्टॉप है, कॉमा भी वही है जो अंग्रेजी में कॉमा आता है। ठीक है, ये इंग्लिश की तरह ही है। उसके बाद जो सेमी कॉलन है हमारा, जो इंग्लिश का सेमी कॉलन है वो ग्रीक में क्वेश्चन मार्क के तौर पर हम इस्तेमाल किया करेंगे। ये सारी मॉडर्न चीजें हैं, ये कदीम में ऐसा नहीं था। जो टेक्स्ट पॉल के पास था या पीटर के पास था वहां चीजें नहीं थी। ये बाद में स्कॉलर्स ने अपनी आसानी के लिए, ये पब्लिक की आसानी के लिए सिंबल जो थे वो याद किए थे, ताकि जब हम टेक्स्ट को पढ़ें तो हमें ये इस बात का इल्म हो कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। तो आज अगर आप ग्रीक बाइबल खोलेंगे, अगर आपको वहां पर सेमी कॉलन, यानी ये जो इंग्लिश का सेमी कॉलन नजर आएगा, तो आप समझेंगे वो क्वेश्चन मार्क है, वो सवाल है। तो एक डॉट हवा में भी आपको नजर आएगा,
ये कॉलन को शो करता है, कॉलन जो हमारा इंग्लिश का कॉलन, जहाँ दो डॉट होते हैं, तो ग्रीक में एक डॉट होगा कॉलन के लिए। उसके बाद दो डॉट्स आपको नजर आएंगे, ये इन डॉट्स को हम बोलते हैं डीआरएसिस। डीआरएसिस बोलते हैं। डीआरएसिस बेसिकली इसका फंक्शन होता है कि ये डिफ्थोंग को तोड़ता है। अगर अल्फा योटा डिफ्थोंग है तो उसकी साउंड आई, आई। लेकिन जब इस पे ये डायरेसिस आ जाएगा तो आ ई प्रोनाउंस करेंगे, आ को अलग पढ़ेंगे, ई को अलग प्रोनाउंस करेंगे, अब प्रोनाउंस करेंगे। आप देखें यहाँ पर हमारे पास काइन है। अब देखिए यहाँ पर स्पेलिंग में ये अल्फा योटा आ रहा है, और देखिए यहाँ पे दो डॉट भी आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने अल्फा योटा को तोड़ के पढ़ना है। का इन, काइन नहीं बोलना, इसको काइन नहीं बोलना। अगर ये दो डॉट्स ना होते तो होता है काइन, काइन, तो आई की आवाज आनी थी। लेकिन दो डॉट्स आगे, इसका मतलब है उसको तोड़ दें। का अलग पढ़ेंगे, ई अलग पढ़ेंगे, का इन। तो डीआईरिसिस डिफ्थोंग को तोड़ते हैं, यानी उनको अलग अलग से आप प्रोनाउंस करेंगे। अलिजन, ये एक अपोस्ट्रोफी जिसको हम कहते हैं आम इंग्लिश में, ये जब आएगी जब कोई लेटर मिस होगा। ये तो बड़ा सिंपल सा रूल है, आप भी जानते हैं। हमारी इंग्लिश में भी हम डू नॉट को डोंट लिखते हैं, तो डोंट, डी ओ एन अपोस्ट्रोफी और टी लगाते हैं, डोंट। तो उसका मतलब है यहाँ आपने कुछ मिस किया हुआ है, छोड़ा हुआ है, कुछ कोई लफ्ज आपने उड़ा दिए हैं। तो अपोस्ट्रोफी को हम यूज करते हैं, वो एज ए अलिजन यूज करते हैं। और इसका यहाँ पर एक वर्ड है अला, अला वर्ड, यहाँ पे फुल फॉर्म ये अला। तो आखिरी हमने अल्फा जब खत्म किया तो हुआ ये कि हमने उसकी जगह पर ये अपोस्ट्रोफी लगा दी। आप इसको हम अल पढ़ेंगे, अला नहीं पढ़ेंगे, अल पढ़ेंगे, अल। जब आप अपोस्ट्रोफी देखेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ से कुछ गायब है, लेकिन आपने बस उतना ही पढ़ना है जितना लिखा हुआ है। तो आपने देखा अल्फा डबल लैम्डा, तो आपने अल पढ़ना है, अल्लाह नहीं पढ़ना। हाँ, अगर ये फुल फॉर्म है उसको हम अल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे अल। लेकिन ये समझेंगे कि यहाँ अपोस्ट्रोफी ये बता रही है कि अल्फा मौजूद था या कोई और लेटर मौजूद था जो कि निकाल दिया गया है। कुछ कॉम्बिनेशंस आप देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, बहुत ज्यादा है, बस आपको दिखा रहा हूँ। ये ख्याल कीजिएगा, ये हमारे पास टेक्स्ट में आपको मिलेंगे, ये तमाम जो कॉम्बिनेशन, इसको आप गौर। आप देख रहे हैं यहाँ पर शॉर्ट ब्रीदिंग है, और एक ब्रीदिंग आ रही है और साथ एक एक्सेंट आ रहा है। ये शॉर्ट ब्रीदिंग एक्यूट, हार्ड ब्रीदिंग एक्यूट, शॉर्ट ब्रीदिंग सर्कमफ्लेक्स, डीआरएसिस एक्यूट। यहाँ पर शॉर्ट ब्रीदिंग ग्रेव मार्क है, हार्ड ब्रीदिंग ग्रेव है, हार्ड ब्रीदिंग सर्कमफ्लेक्स है, और यहाँ पर डीआरएसिस और ग्रेव है। तो ये कॉम्बिनेशन भी आपको आएंगे। तो अभी आपने इनसे परेशान नहीं होना कि ये क्या है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो इनकी बातें भी आपको समझ में आ जाएगी। नाउ कम टू सम रीडिंग। ये पूरे चीजें आपने पढ़ ली हुई है। अब देखें, ये हमारे पास एक लफ्ज है, मैंने खुद तैयार किए हैं। अल्फा के ऊपर शॉर्ट ब्रीदिंग है, साथ बेटा है, इसको पढ़ेंगे अब या आप। बेटा अल्फा, बा, अब बा। देखें, अब बा। अल्फा की ब्रीदिंग लाजमी आ रही है, ब्रीदिंग को आपने नहीं करना, आपने ब्रीदिंग को नहीं खत्म करना, ब्रीदिंग लाजमी है। अब बा, बाबा, बाल, बाली, गाल, गाली, दाल, दाल। यहाँ दो अल्फा आ रहे हैं, उनको अलग पढ़ेंगे, दाल। पेन, पेंसिल, कार, कार्डिक, लिप, लिप्स, मेज, कुर्सी, फाक्स या फैक्स, फारसी, सारा, सितारे, गोरा, सुरताल, एपोकैलिप्सिस। ये आखिरी जो किताब बाइबल की है मुकाशवा, उसका नाम है किताब का एपोकैलिप्सिस। क्रिस्तोस, खारिस,
येसूस, ये देखें मैंने सिखाया था आपको, ये सिग्मा, ऊ और सिग्मा, येसूस। उंगली, डबल गामा आ गया, उंग की, नून और गाफ की आवाज, उंगली। हाथी, देखिए हार्ड ब्रीदिंग आ रही है अल्फा के ऊपर, हम पढ़ेंगे उसको हाथी। हेरोदेस, जिसको हम हेरोदीस कहते हैं, लफ्ज है हेरोदेस, हेरोदेस। ये तीन लफ्ज हैं। हाय मेरे खुदा, ये उर्दू का मैंने बनाया लफ्ज पढ़ने के लिए, हाय मेरे खुदा। रुसाई, रुसाई। हेमोन, एंथ्रोपोस, बिब्लियन, कैथेड्रा, कुर्सी। कैथेड्रल वर्ड यहां से आया, जो हमारा चर्च को बोलते हैं कैथेड्रल, जहां बिशप की चेयर होती है उसे हम कैथेड्रा या कैथेड्रल बोलते हैं। कैथेड्रा, कुर्सी। ट्रापिजा, मेज। खैर, हाथ। खालामोस, कलम। डैक्सिया खैर, दाहिना हाथ। अरिस्टेरा खैर, बायां हाथ। माथेतेस, शागिर्द, डिसाइपल। डिडास्कालोस, उस्ताद। गराफो, आई एम राइटिंग, मैं लिखता हूं। आदम। येसूस, यशुआ। हेब्रायोय, हेब्रायोय, ये पे हार्ड ब्रीदिंग आ रही है, हेब्रायोय, इब्रानी लोग। ईसाआक, ईसाआक, दो अल्फा अलग अलग पढ़ने, ईसाआक, इसहाक को कहते हैं। अब याद रखें, ही एरू सालेम। अच्छा, यहां मैंने आपको बता दूं कि चूंकि योटा के बाद आ रहा है एप्सिलॉन, तो मैंने आपको सिखाया था उसको हम ये पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि अब हार्ड ब्रीदिंग आ गई है, अब उसको हम ये नहीं पढ़ेंगे, इसको ई पढ़ेंगे, क्योंकि ये अलग से एक बन गया सिंबल। ही एरूसालेम, ही एरूसालेम। अगर हार्ड ब्रीदिंग ना होती, सॉफ्ट, तो फिर बना यरूशलेम होना था फिर लफ्ज। इसके बाद दुआ रुबानी हम पढ़ते हैं। पातिर हेमोन, हो एन तोइस, उरानोइस, हागियास थेटो, तो ओनोमा सु, एल थेटो, हे बासिलिया सु, गनेथेटो, तो थेलेमा सु, होस एन उरानो काय एपी टेस केस, टोन, टोन, हेमोन, टोन, एपिउसियन, dos, hemin, semeron, kai, aphes, hemin, ta, ophelitais, ophelimata, hemon, hos, kai, hemes, aphicamen, tois, ophelitais, hemon, kai, me, esinenques, hemas, es, perasumon, ala, rusai, hemas, apo, tu, poniru, hoti, su, estin, he, basilia, kai, he, dunamis, kai, he, doxa, एस, टूस, आयोनास, आमेन। ये दुआ रुबानी है, इसको मैं फिर रिपीट करूंगा। ये वो स्क्रिप्ट है जो एक्चुअल में लिखा जाता था, जो कोने ग्रीक, असल में ये ग्रीक है जो पहले लिखी जाती थी। कोई कोमा नहीं, कोई यहाँ पर कैपिटल स्मॉल लेटर नहीं है, कोई यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, कोई वर्ड की ब्रेकिंग नहीं है। तो इस तरह लिखी जाती थी हमारे पास कोने ग्रीक। तो जीसो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम टाइम हो चुका है हमारा, और खुदा ने चाहा तो हम आगे उसको हम पढ़ते रहेंगे। आप सब ने अटेंडेंस लगा दी होगी, वह उम्मीद करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।